मैं मुकेश हूँ और आप देख रहे हैं मैं आज बताने वाला हूँ कि छत्तीसगढ़ राज्य में विधानसभा चुनाव 2023 है ना? तो 2023 में छत्तीसगढ़ राज्य में विधानसभा चुनाव है और इसका डेट भी घोषित हो चुके हैं और 7 तारीख को पहला मतदान भी है। तो मैं कुछ डिटेल बताना चाहूँगा, जैसे छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 है ना? मैं कुछ पॉइंट है, उस पॉइंट के बारे में मैं डिटेल करूँगा, तो मैं पहले पॉइंट को पढ़ता हूँ। है ना? छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 का क्रम, है ना? उसमें कौन-सा क्रम में है, अभी छत्तीसगढ़ का चुनाव, मुख्य चुनाव आयोग, निर्वाचन अधिकारी, राज्य चुनाव निर्वाचन अधिकारी छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा चुनाव 2023 टैग वर्ड और छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा चुनाव 2023 के लिए नए मतदाताओं का नाम जोड़ना एवं काटना, है ना? अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन, छत्तीसगढ़ राज्य में आचार संहिता, छत्तीसगढ़ राज्य में चुनाव के चरण एवं कार्यक्रम, मतदाता सूची निर्वाचन नियमावली का प्रकाशन, जिला निर्वाचन अधिकारी, है ना, कलेक्टर नाम निर्देशन के लिए जमानत की राशि, निर्वाचन व्यय सीमा, लेखों का विवरण, मतदान के पूर्व प्रचार प्रसार स्थगित नियमावली, मतदाताओं को मतदान प्रक्रिया की नियम, शर्तें एवं सुविधाएं, मतदान का माध्यम ईवीएम, वीवीपीएटी, है ना? वोटिंग के दौरान ईवीएम, वीवीपीएट मतपत्रों की गणना से पूर्व की सुरक्षा, चुनाव गणना की प्रक्रिया, छत्तीसगढ़ राज्य में कुल विधानसभा सीट एवं वर्गों का विभाजन, सरकार का गठन एवं शपथ ग्रहण की प्रक्रिया, कैबिनेट मंत्री एवं मंत्रिमंडल की संख्या, मुख्यमंत्री कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री कैबिनेट मंत्री एवं विधायकों का मानदेय। इन सब विषय पे जो 22 टॉपिक हैं, 22 टॉपिक पे हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 है ना, जो हो रहा है, तो ये छत्तीसगढ़ विधानसभा जो चुनाव 2023 है, इसमें छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा चुनाव 2023 का क्रम है छठवां क्रम। छठवां क्रम है अभी छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए, है ना? तो छत्तीसगढ़ राज्य गठन 2000 के बाद से ये छठवां क्रम में चल रहा है। मुख्य निर्वाचन, है ना, मुख्य चुनाव आयोग, निर्वाचन अधिकारी भारत सरकार। तो अभी जो वर्तमान में है भारत सरकार के मुख्य निर्वाचन आयोग अधिकारी, तो वो है अभी हमारे राजीव कुमार, है ना, आईएएस है, 25वां चुनाव आयुक्त है, 25वां क्रम है, 15 मई 2022 को इन्होंने पद स्थापना या फिर पदस्थ हुए हैं, है ना? और 24वां है अपना, 24वां है श्री सुशील चंद्रा, है ना, का स्थान लिया है। नियुक्ति जो मुख्य चुनाव आयोग का जो नियुक्ति होता है राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से होता है और कार्यकाल इनका 6 वर्ष, है ना, 6 वर्ष का होता है या फिर इनकी आयु सीमा 65 मतलब 65 साल, है ना, होना चाहिए। ठीक है, 65 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। चलिए, फिर क्या बोलता है, तीसरा टॉपिक है हमारा राज्य चुनाव आयोग अधिकारी छत्तीसगढ़, मुख्य निर्वाचन अधिकारी। तो वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ राज्य के इलेक्शन कमीशन, है ना, ऑफिसर अधिकारी जो है श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले जी हैं, आईएएस हैं ये। इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया गया था। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा चुनाव 2023, जो अभी जो छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा चुनाव 2023 हो रहा है, उसका जो टैग वर्ड है, टैग वर्ड एवं उसका उद्देश्य जो है, तो अभी जो आप देख रहे होंगे इलेक्शन कमीशन जो छत्तीसगढ़ का है वो सोशल मीडिया में बहुत सारे पोस्ट डाल रहे हैं, तो उसमें लिखा हुआ है चुनई चिरई, है ना? तो चुनई चिरई जो है वो छत्तीसगढ़ी भाषा से लिया गया है ना? चुनई का मतलब होता है चुनना, चुनना मतलब चयन करना। जैसे मतदान होना है, सबको मतदान करना है ना? जाके अपनी मतदान केंद्रों में, है ना, मतदान करना है। तो इसमें चुनना मतलब चुनई के बारे में बताया, चुनना, है ना, चयन करना। चिड़ई जो है चिड़िया, जो संदेशवाहक देने पहुंचाने का कार्य करता है ना? तो चिड़िया जो है पहले जमाने में आप लोग जैसे पता होगा कि बहुत पहले हमारे यहाँ जब सुविधाएं नहीं थी, है ना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फोन सबका, तो पहले संदेश जो है वो चिड़िया के माध्यम से दिया जाता था। तो इसी उद्देश्य से ये जो चिड़िया के माध्यम से, है ना, तो चुनई चिड़ई के माध्यम से ये छत्तीसगढ़ के मैं आगे पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो चिड़िया जो संदेश वाहक देने पहुंचाने का कार्य करता है, जिसको हम चुनई चिड़ई तिहार के रूप में जानते हैं। इसको छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 को चुनई चिड़ई तिहार के रूप में हम लोग मना रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य है छत्तीसगढ़ राज्य के 18 वर्ष एवं 18 वर्ष से अधिक नए मतदाताओं को, है ना, मतदान सूची में नाम जुड़वाने के संदेश देने के साथ ही साथ छत्तीसगढ़ चुनाव अधिकारी के द्वारा विधानसभा चुनाव 2023 के विभिन्न प्रकार के दिशा निर्देशों की जानकारी सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया एवं अन्य माध्यमों से छत्तीसगढ़ के मतदाताओं को, प्रत्याशियों एवं अधिकारियों
प्रत्याशी एवं अधिकारियों कर्मचारियों तक पहुंचाने का कार्य करता है संदेश के रूप में चुनई चिरई। तो इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि सोशल मीडिया में जब ये आप देखेंगे सोशल मीडिया में तो जो फोटो डल रहे हैं यहाँ पे, तो उसमें एक चिड़िया संदेश देती है छत्तीसगढ़ के युवाओं को जिनकी उम्र 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक हो गया है। उनको बता रहे हैं कि कब से आपका उम्र 18 साल हो गया है तो आप नजदीकी मतदान केंद्र में आपके बीएलओ के माध्यम से वहां जाके आप क्या करें, अपना नाम जुड़वा लें। और जिस किसी का शादी हो गया है तो नाम कटवा लें, है ना। कोई शादी होकर कहीं और चला गया तो सबको जुड़वा लें। और उसके साथ किसी की मृत्यु हो गई है तो नाम को कटवाने का कार्य यहाँ पे ये सब संदेश दे रहे हैं। और इसमें बहुत सारी चीजें हैं, अभी हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से चुनाव हमारे यहाँ होना है, 2 चरणों में चुनाव होना है, आगे हम पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कि आज छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा चुनाव 2023 के लिए राज्य के नए मतदाताओं 18 वर्ष एवं उनसे अधिक के नाम जोड़ना, है ना, अधिक के नाम जोड़ना एवं मृत्यु हुए का नाम काटने का दिनांक। तो इसकी प्रारंभ तिथि है जनवरी 2022 से, अंतिम तिथि अक्टूबर 2023 था, है ना। इतना के बीच में आपका नाम काटना और जोड़ने का कार्य चालू हुआ। अब देखिए मतदाता सूची निर्वाचन नामावली का प्रकाशन, है ना। तो दिनांक 4 अक्टूबर 2023 को निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन की स्थिति में छत्तीसगढ़ राज्य की कुल मतदाताओं की संख्या, है ना, छत्तीसगढ़ राज्य की कुल मतदाताओं की संख्या क्या बोल रहा है कि 2,03,60,240 है। जिसमें एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, छत्तीसगढ़ में कुल मतदाताओं की संख्या है 2,03,60,240 है, जिसमें से 1,01,20,830 पुरुष मतदाताएं हैं, ठीक है, एवं 1,02,39,410 महिला मतदाता पंजीकृत है ना। तो फिर आगे देखते हैं हम क्या बोलता है कि प्रदेश में सेवा मतदाताओं की संख्या, सेवा काल में है, सेवा मतदाताओं की संख्या 19,839 है। इस प्रकार सेवा निर्वाचकों को मिलाकर प्रदेश में कुल मतदाताओं की संख्या 2,03,80,069 है ना। राज्य का इलेक्शन पॉपुलेशन रेशियो अगर देखा जाए तो 67.02% एवं जेंडर रेशियो 10-12 है। विधानसभा निर्वाचन 2018 के दौरान राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या 1,85,88,520 थी। कब थी? 2018 में हमारी जो मतदान होना था उस समय मतदाताओं की संख्या, फिर से रिपीट कर रहा हूं, 1,85,88,520 थी। इस प्रकार मतदाताओं की संख्या में 9.5% की वृद्धि हुई है ना। कब हुई है? 2018 से 2023 में यहाँ पे अपनी वृद्धि हुई, प्रतिशत में 9.5% वृद्धि हुई, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखेंगे कि चिन्हांकित दिव्यांगजन, है ना, चिन्हांकित दिव्यांग जिनको रिकॉर्ड में मतलब मौजूद है, जिनको चिन्हांकित किया गया है, पीडब्ल्यूडी मतदाताओं की संख्या 1,60,955 है। कितना है? 1,60,955 मतदाताएं हैं जो पीडब्ल्यूडी है ना, हैंडीकेप्ड है, दिव्यांग है ना। और प्रदेश में तृतीय लिंग के कुल 790 मतदान पंजीकृत। छत्तीसगढ़ प्रदेश में, है ना, तृतीय लिंग जो होते हैं, थर्ड जेंडर जिसको हम लोग बोलते हैं, कुल 790 मतदाता पंजीकृत है वहां पे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि प्रदेश में कुल 17 प्रवासी भारतीय मतदाता पंजीकृत। हमारे जो प्रदेश है छत्तीसगढ़ में कुल 17 प्रवासी भारतीय मतदाता पंजीकृत हैं। ये उसमें वोटर लिस्ट में दर्ज है, हमारे जो छत्तीसगढ़ इलेक्शन कमीशन की साइट में आप जाएंगे सारी चीजें मिल जाएगा। अब एक चीज और देखिए कि छत्तीसगढ़ के कुल मतदाताओं में 18 एवं 19 वर्ष आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या 7,23,771 है। जो युवा है, जो हाल ही में जुड़े हैं, है ना, उनकी मतदाताओं की संख्या 18 से 19 वर्ग के आयु वाले, फिर से रिपीट कर रहा हूं, उनकी संख्या क्या है? 7,23,771 है, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि 80 वर्ष से अधिक उम्र के, है ना, 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं की संख्या कुल कितना है? 1,86,215 है, ठीक है। चलिए राज्य में 100 वर्ष की आयु, है ना, राज्य में, छत्तीसगढ़ राज्य की बात कर रहा हूं, छत्तीसगढ़ राज्य में 100 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले मतदाताओं की संख्या कितना है? 2442, 2,462 है ना। छत्तीसगढ़ में 100 मतलब 100 वर्ष पूर्ण करने वाले मतदाताओं की संख्या है 2462 है। चलिए छत्तीसगढ़ राज्य में आचार संहिता, अब हम आचार संहिता के बारे में बोलते हैं कि आचार संहिता जो लागू हो गया हमारे यहाँ 13 अक्टूबर 2023 को छत्तीसगढ़ राज्य के साथ अन्य 4 राज्यों में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम, इन 5 राज्यों में अभी चुनाव होने हैं। तो ये चुनाव जो है छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ में जो चुनाव होने हैं, छत्तीसगढ़ के साथ 5 और 4 और अन्य राज्य में जो मैं नाम लिया, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, मिज़ोरम, इसमें 13 अक्टूबर को केंद्र से, है ना, मुख्य निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से आचार संहिता और चुनाव के लिए दिशा निर्देश की घोषणा किया गया। अब आचार संहिता में होता क्या है कि निर्वाचन की घोषणा के साथ ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है और निर्वाचन प्रक्रिया है ना समाप्त होने तक यह प्रभावशील रहेगी। निर्वाचन हेतु पर्याप्त सुरक्षा बल की व्यवस्था की जा रही है ना। आचार संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए है ना निम्नानुसार कार्रवाई की व्याख्या है। आचार संहिता इसलिए लगाया जाता है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी या वो सत्ता में है या फिर सत्ता में नहीं है, वो अपनी सत्ता का फायदा न उठा पाए और सबको समान अधिकार मिले, इसलिए आचार संहिता लागू किया जाता है, जिसमें मतदाताओं के लिए भी नियम रहते हैं, अभ्यर्थियों के लिए भी रहते हैं, तो तरह तरह की चीजें यहाँ पे रहते हैं। आचार संहिता में एक चीज और देखा जाता है कि जो शासन है ना, भारत सरकार है, उसके जितने भी शासकीय कार्यालय हैं वहाँ किसी भी तरह के ऐसे प्रचार, एडवर्टाइज, है ना, उसमें वहाँ पे नहीं रखा जाता है आचार संहिता में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के कार्यक्रम एवं चरण। तो मैं बताना चाहूंगा छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के कुल 90 विधानसभाओं में 2 चरणों में मतदान होने हैं। ठीक है, 90 विधानसभा में कुल 2 चरणों में मतदान होने हैं। तो चुनाव की अधिसूचना जारी का जो दिनांक है 13/10/2023 को क्या हुआ, अधिसूचना जारी कर दिया गया है ना। जारी करता है केंद्रीय चुनाव आयोग, है ना। जारी कौन करता है, केंद्रीय चुनाव आयोग जो है भारत सरकार है ना, केंद्र से ये जारी हो गया। प्रथम चरण में 20 सीटों पर मतदान होने हैं और द्वितीय चरण में शेष 17 सीटों पर मतदान होने हैं। ठीक है, तो प्रथम चरण में मतदान केंद्रों की संख्या, है ना, प्रथम चरण में मतदान केंद्रों में मतदान, है ना, मतदान की संख्या जो है, मतलब जहां मतदान है बूथ बनेंगे, मतलब वहां 5303, मतलब 5303। और द्वितीय चरण में मतदान केंद्रों में मतदान, है ना, मतदान केंद्र द्वितीय चरण में, है ना, 18806, मतलब 18,806 केंद्रों में मतदान होने हैं। ठीक है, तो प्रथम चरण और द्वितीय चरण, प्रथम चरण में जो हमारा नक्सल बहुल क्षेत्र है, वहाँ 20 विधानसभा क्षेत्रों में वहाँ चुनाव होने हैं 7 नवंबर को। और हमारे यहाँ जो चुनाव होने हैं, मैं कार्यक्रम में बता रहा हूँ कि राजपत्रित अधिसूचना जारी हुआ है, कार्यक्रम है, चरण है और द्वितीय चरण है, प्रथम चरण और द्वितीय चरण। तो अधिसूचना जारी हो गया, राजपत्रित अधिसूचना जारी हो गया, 13 तारीख को जारी हो गया, है ना। तो प्रथम चरण के लिए क्या हुआ, राष्ट्रपति अधिसूचना जारी प्रथम चरण के लिए 13 अक्टूबर 2023 को जारी हो गया। दूसरे चरण के लिए 21 अक्टूबर 2023 में जारी हुआ। फिर अब पहले चरण में नामांकन के पर्चे भरने की अंतिम तिथि क्या थी, पहले चरण के लिए 20 अक्टूबर 2023 था और द्वितीय चरण के लिए क्या था, 30 अक्टूबर 2023 था। ठीक है, अब पर्चे की स्क्रूटनी जो होना है भाई, वो उसने निर्देश दे दिया। अब जितने भी अभ्यर्थी थे फॉर्म अप्लाई किए, फॉर्म अप्लाई करने के बाद उनकी फॉर्म की जो गाइडलाइन में है, उस गाइडलाइन के हिसाब से फॉर्म का स्क्रूटनी हुआ, तो है ना। पर्चे की स्क्रूटनी जो है, प्रथम चरण की स्क्रूटनी 21 अक्टूबर 2023 को हुआ और द्वितीय चरण चुनाव में पर्चे की स्क्रूटनी जितने अभ्यर्थी भरे थे विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार, है ना, उनकी जो स्क्रूटनी हुआ वो 31 अक्टूबर 2023 को हुआ, है ना। नामांकन पर्चे वापस लेने की अंतिम तिथि, अब क्या होता है, नामांकन जैसे प्रकाशित हो जाता है, फॉर्म भर देते हैं, अब उनकी त्रुटि चेक किया जाता है, फॉर्म सही हो जाता है, उसके बाद एक समय देता है चुनाव आयोग कि भैया अगर आप अभी भी मान लो किसी आवेश में दबाव में फॉर्म भरे हैं, तो आपको एक समय दिया जा रहा है कि आप पर्चा वापस ले सकते हैं। तो पर्चा वापस करने की प्रथम चरण की जो अंतिम तिथि थी 23 अक्टूबर 2023 था और द्वितीय चरण की जो था वो 2 नवंबर 2023 था। तो यहाँ पे जैसे कुछ राजनीतिक पार्टी जो होता है कि जो बगावत हो जाता है, उनको सीट नहीं मिलता है, तो वो निर्दलीय लड़ना चाहते हैं, बाद में मना लेते हैं। तो ऐसे में जब नाम वापसी का एक ऑप्शन दिया जाता है, अगर वो नाम वापसी नहीं लेते हैं तो उस विधान सभा क्षेत्र के लिए, वो सदस्य के लिए उनका पर्चा आ जाता है, फिर वो वोटिंग होने लग जाता है। तो यहाँ पे ये सब चीजें देखने को मिलता है। अब मतदान दिनांक देखिए, मतदान दिनांक 7 नवंबर 2023 प्रथम चरण, है ना, बस्तर क्षेत्र, और दूसरा चरण जो है अपना 17 नवंबर 2023 जो अपना सरगुजा और मैदानी क्षेत्र में। ठीक है, तो इन दो जगहों में चुनाव। मतगणना दिनांक देखो, मतगणना दोनों का समय एक ही है। मतगणना क्या है, 3 दिसंबर 2023 33 जिला मुख्यालय में, है ना। तो ये 33 जिला मुख्यालय में इसका मतगणना होगा। तो ये फॉर्म का मैं बता रहा हूँ कि जैसे हमारे यहाँ 33 जिला है, तो एक जिला मुख्यालय में मान लो दो विधानसभा क्षेत्र है, 3 विधानसभा क्षेत्र है, तो उस विधानसभा क्षेत्र के सदस्य उस जिला कलेक्टर के माध्यम से, है ना, जिला निर्वाचन अधिकारी के यहाँ फॉर्म अप्लाई करते हैं, वहाँ स्क्रूटनी होती है, उसके हिसाब से उनका नामों का प्रकाशन होता है। ठीक है, दिनांक, है ना। अब क्या बोलते हैं, मतगणना दिनांक हो गया 3 दिसंबर 2023, है ना, 33 जिला मुख्यालय में। दिनांक, है ना,
जिसके पूर्व चुनाव संपन्न हो जाने। अब इसमें ये भी दिया गया है कि भाई चुनाव आपको तो कराना है, तो वो इलेक्शन कमीशन वहाँ नोटिफिकेशन जारी किया, वो बताया कि भाई 5 दिसंबर 2023 तक आपको किसी भी हालत में छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ राज्य के साथ अन्य 5 अन्य 4 राज्यों में चुनाव हो जाना है। ठीक है? यहाँ पे अपन समझ गए। अब हम ये देखते हैं कि जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला कलेक्टर, है ना? अब जिला निर्वाचन अधिकारी कौन होता है? जिला निर्वाचन अधिकारी होता है जिला कलेक्टर, है ना? जिला निर्वाचन अधिकारी छत्तीसगढ़ राज्य के पूरे 33 जिला में, छत्तीसगढ़ में 33 जिला है और 33 जिला में इस बार पूरे फॉर्म वहाँ विधानसभा वार फॉर्म वहाँ पे जमा किया जाता है ना। नाम निर्देशन के लिए जमानत राशि, अब होता यूँ है कि मान लो फॉर्म भरा जाता है वहाँ पे, जो सदस्य हैं जिस भी क्या नाम है विधानसभा क्षेत्र से फॉर्म भरते हैं, उनके लिए एक एक जमानत राशि तय किया जाता है ना। सभी नाम, है ना, क्या होता है, सभी नाम निर्देशन पत्र जिला स्तर पर ही लिए जाएंगे, है ना। तो क्या होता है कि विधानसभा क्षेत्र वाइज अगर उस जिस जिले में उस विधानसभा है तो उसका नाम वो है जिला स्तर पर ही लिया जाएगा, मतलब फॉर्म भरा जाएगा, है ना। नाम निर्देशन पत्र जिला निर्वाचन अधिकारी के कुछ, है ना, समक्ष जमा किया जाता है। क्या होता है, नाम निर्देशन पत्र जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष जमा किया जाता है। ठीक है। अब बोल रहा है कि नाम निर्देशन के लिए अभ्यर्थी सहित कुल 5 व्यक्ति ही नामांकन कक्ष में प्रवेश कर सकते हैं। पहले क्या होता था, इस बार नियम चेंज, पहले जो होता है कि अपने समर्थक में कोई अभ्यर्थी है, कोई बड़े राजनीतिक पार्टी का है, छोटा राजनीतिक, तो उसके समर्थक क्या होते हैं, नामांकन दाखिल करने के लिए जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है जिला में, वो बहुत सारे संख्या में अंदर चले जाते हैं। तो इस बार क्या हुआ कि बाहर बैरिकेड बना दिया गया, सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया और निर्देश जारी कर दिया कि भाई अभ्यर्थी के साथ, अभ्यर्थी को लेकर सिर्फ 5 लोग ही का नामांकन फॉर्म जमा करने जा सकते हैं। इससे ये होता है कि जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर को वहाँ पे आसान होता है, क्योंकि लोग नारे लगाने जाते हैं, उत्साह रहता है उनको, तो इसलिए 5 लोगों को वहाँ पे, है ना, अंदर क्या बोलते हैं वहाँ पे 5 लोगों को वहाँ अंदर बुलाया जाता है। ठीक है। क्या बोलता है, नाम निर्देशन के लिए अभ्यर्थी सहित कुल 5 व्यक्ति को नामांकन कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे। ये निर्देश दिया था, वैसे ही चल रहा है। अब बोलता है एक अभ्यर्थी अधिकतम 4 सेट नाम निर्देशन प्रस्तुत कर सकता है। एक अभ्यर्थी जो है 4 सेट नाम, है ना, 4 सेट नाम निर्देशन कर सकता है। जमानत राशि जो है मैं बता दूं कि जो फॉर्म भरने का जो जमानत राशि, अनारक्षित वर्ग के लिए रुपए 10,000 रुपए, अनारक्षित वर्ग में जो किसी आरक्षण श्रेणी में नहीं आते हैं, जो सामान्य प्रत्याशी हैं, उनके लिए जमानत राशि जो है 10,000 रुपए है। और अनारक्षित, जिसमें अजजा एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रत्याशियों के लिए 5,000 रुपए होगी, जिसमें महिला पुरुष दोनों की सामान्य होगी, तो 5,000 रुपए जमानत राशि होगी। अब निर्वाचन व्यय सीमा, तो चुनाव आयोग ने क्या किया, मुख्य चुनाव अधिकारी जो है नई दिल्ली, भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार ने गाइडलाइन किया कि निर्वाचन के दौरान अभ्यर्थी द्वारा किए जाने वाले निर्वाचन व्यय की सीमा 40 लाख होनी चाहिए। जो निर्वाचन व्यय होगा, जो चुनाव प्रचार के लिए, जब तरह तरह की चीजें होंगी चुनाव के लिए, तो उसमें सिर्फ क्या होगा, 40 लाख ही उन्होंने खर्चा वहां पे उनको दिखाना पड़ेगा। लेखों का विवरण, ये इसका लेख का विवरण भी होगा। ये विवरण कब होगा कि परिणाम घोषणा के 30 दिवस के भीतर अभ्यर्थी को अपने लेखे का विवरण जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, है ना। लेखों का विवरण, है ना, परिणाम घोषित होने के 30 दिवस के अंदर। तो मान लो अपना 3 दिसंबर को चुनाव गणना होगा, तो 3 दिसंबर से 3 जनवरी तक इनको जमा करना रहता है। अब क्या बोलता है, मतदान के पूर्व प्रचार प्रसार स्थगन नियमावली। अब होता यूँ है कि भाई मतदान दल मतदान केंद्र में चला जाता है, यहाँ से जिला जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा विधानसभा क्षेत्र वाइज़। तो वहाँ पे क्या होता है कि मतदान के दिन 48 घंटे पूर्व चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध। तो अब चुनाव दल वहाँ पहुँच जाता है, तो 48 घंटे पहले वहाँ पे चुनाव प्रचार जो है क्या होता है, प्रतिबंध हो जाता है ना। चुनाव से संबंधित कोई जनसभा तथा रैली का आयोजन, प्रतिभाग, उपस्थिति, भाषण नहीं हो सकता। ठीक है। सिनेमाटोग्राफी, टेलीविजन, लाउड स्पीकर, चुनाव तथ्य प्रकाशन न हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। संगीत समारोह, जैसे बहुत लोग मतदाताओं को रिझाने के लिए तरह तरह की हथकंडे अपनाते हैं, तो वो सब चीजें 48 घंटे पहले थम जाता है वहां पे चुनाव में, है ना। तो ये गाइडलाइन दिया है। अब बोलता है मतदाताओं को मतदान प्रक्रिया की नियम शर्तें, है ना, एवं सुविधाएं। इस बार क्या है, 12 प्रकार के, मतलब पिछले बार जो होता था कि मतदान के लिए लोगों के पास वो चीज नहीं रहता था, आई कार्ड, है ना। तो इस बार क्या किया है चुनाव आयोग ने कि मतदान आयोग के लिए मतदान केंद्र मतदान को एपिक कार्ड अथवा, मतलब मतदान के लिए कोई भी मतदाता वोट देने के लिए अपने पहचान पत्र में कुल 12 प्रकार के चीजों को ले जा सकते हैं, जिसमें कुछ चीज का नाम ले रहा हूँ, जैसे आधार कार्ड हो गया, मनरेगा कार्ड हो गया, है ना, बैंक डाक जारी जो फोटो युक्त जो पासबुक होता है वो, श्रम कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पैन कार्ड हो गया, स्मार्ट कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, पेंशन दस्तावेज, इन सभी चीजों को आप लेके वोट देने जा सकते हैं वहां पे। ठीक है। अब अब देखिए डाक मत पत्र की वैकल्पिक व्यवस्था। इस बार क्या हुआ, बहुत अच्छा हो गया है कि डाक मत पत्र जो है वो एक वैकल्पिक व्यवस्था बना दिया है। किसके लिए, तो 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों
को और 40 वर्ष या है ना क्या बोलते हैं 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को और 40% या उससे अधिक दिव्यांग वाले व्यक्तियों को या कोरोना संक्रमित मतदाताओं को वोट डालने के लिए डाक मतपत्र की वैकल्पिक सुविधा प्रदान किया गया है। ये नया चीज़ जोड़ा गया है ना। पोस्ट है ना पोस्टल बैलेट प्रणाली, डाक मतपत्र जिसको हम लोग बोलते हैं, चुनाव कार्यों में कार्यरत कर्मचारी जो चुनाव कार्य में है उनके लिए डाक मतपत्र की व्यवस्था है। सशस्त्र बलों के कर्मचारी जो हमारे देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं, वोटिंग सुरक्षा में लगे हुए हैं, उनके लिए मतपत्र की देश के बाहरी कार्यरत कर्मचारी, मान लो कोई ऐसा कर्मचारी है, वोट सबको देना है, अनिवार्य है। मान लो ये छत्तीसगढ़ का कोई व्यक्ति यहाँ कोई भी मतदाता छत्तीसगढ़ का रहने वाला है, वो बाहर चला गया है, वो भी अगर वोट देना चाहेगा, तो वो उसके लिए मतपत्र डाक मतपत्र की सुविधा है ना। बीएलओ के द्वारा मतदान से पूर्व मतदाताओं के घर मतदान पर्ची पहुँचाता है। बीएलओ जो होता है, बीएलओ जो अ अ, ब्लॉक स्तर से जो ग्राम पंचायत में बीएलओ होता है, वो चुनाव से 2 दिन 3 दिन पहले एक मतपत्र मतदान के पूर्व है ना, मतदाता पर्ची घर में पहुँचा देता है ना? और कुछ राजनीतिक पार्टी भी अपने हिसाब से वो चीज़ पहुँचा दिए जाते हैं सुविधा के लिए कि वो मतदाताओं को भटकना ना पड़े, ये सब चीज़ें है ना? अब मतदान का जो माध्यम है इस बार की माध्यम जो मैं बता रहा हूँ मतदान का माध्यम क्या है? तो मतदान का माध्यम है ईवीएम और वीवीपीएटी है ना? तो ईवीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपीएटी का होता है वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ठीक है? इन दोनों का उपयोग किया जाता है ना? साथ ही इन मशीनों को ईसीआईएल है ना? इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो भारत सरकार का एक उपक्रम है ना? जो ईसीआईएल के द्वारा विभिन्न चरणों में परीक्षण उपरांत उच्च सुरक्षा मानकों के अधिक अधीन तैयार किया जाता है ना? तो ये इस तरीके से हमारा वोटिंग हुआ इस बार, है ना? विधानसभा निर्वाचन चुनाव 2023 में छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत समस्त जिलों में मतदान हेतु प्रयोग किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की कुल संख्या कितना है छत्तीसगढ़ में? कुल संख्या मतलब 90 विधानसभा में कुल संख्या 1,32,108 है ना? मशीन 1,32,108 मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा। ईवीएम मशीन का सर्वप्रथम पहली बार ईवीएम मशीन जो है ईवीएम मशीन का सर्वप्रथम पहली बार 1982 में केरल के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में इस्तेमाल किया गया था। ठीक है? अब ईवीएम लगभग है ना? एक ईवीएम मशीन में आप देखते हैं कि ईवीएम लगभग 1500 से 2000 मत दर्ज कर सकती है और साथ ही यह बैटरी से चलता है। अब हम जैसे किसी गाँव में बहुत सारे वोटर्स हैं, तो वहाँ पे अब कैसे होगा? तो वहाँ 2 पोलिंग बूथ जाएगी और एक एक ईवीएम में आप 1500 से 2000 मतपत्र आप उसमें चुनाव मतपत्र की वो चीज़ कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है? अब चलिए वीवीपीएट है ना? वीवीपीएट है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से जुड़ा एक स्वतंत्र प्रणाली है, जो मतदाताओं को यह सत्यापित करने की अनुमति देता है कि उनका मत उनकी इच्छा के अनुरूप पड़ा है। जब कोई मतदाता अपना मत डालता है, तो अभ्यर्थी का नाम, क्रम और प्रतीक चिन्ह वाली एक पर्ची मुद्रित होती है और यह 7 सेकंड तक के लिए पारदर्शी खिड़की के माध्यम से दिखाई देता है ना? दिखाई देता है। उसके बाद यह मुद्रित पर्ची स्वचालित रूप से कट जाती है और वीपीएट में सीलबंद ड्रॉप बॉक्स में गिर जाता है। वहाँ पे क्या होता है वो गिर जाता है। 7 सेकंड तक वो पर्ची दिखा जाता है उसमें 7 सेकंड के बाद वो सीलबंद उसमें रहता है वो ऑटोमेटिक वोटिंग तो वहाँ डालेगा। वोटिंग डालने के बाद एक पर्ची भी कट रहा है उसमें मतदाता का वो जो जिसको वो वोट डाला है उस सदस्य का नाम, उसका चुनाव चिन्ह, है ना? 7 सेकंड के लिए वहाँ पे दिखाता है। अब वोटिंग के दौरान ईवीएम वीपीएट मतपत्रों की गणना से पूर्व सुरक्षा इसमें क्या बोलते हैं सर्वप्रथम मतदान दल चुनाव के पूर्व ईवीएम वीपीएट से डेमो जब मतदान दल पहुंच जाता है ग्रामीण क्षेत्र में वहां बहुत सारे ये उठता है कि मशीन सही है नहीं है तो उनके लिए एक दिशा निर्देश दिया जाता है ट्रेनिंग दिया जाता है उनको तो वो क्या करते हैं सर्वप्रथम मतदान दल चुनाव से पूर्व ईवीएम वीवीपीएट के से डेमो कराते हैं विभिन्न पार्टियों के एजेंटों को और अन्य नागरिक गणों को है ना कि उनके द्वारा डाले जाने वाले मत पत्र सही जा रही है और उसके बाद सही को है ना रीसेट कर और उसके बाद सभी को रीसेट कर उन्हीं के सामने सीलबंद करते हैं और चुनाव प्रक्रिया चालू करते हैं। तो होता क्या है कि जब वोटिंग मशीन लेके लोग जाते हैं ईवीएम मशीन को जो पीठासीन अधिकारी है उसकी टीम तो चुनाव होने से पहले जो विभिन्न पार्टियों के जो एजेंट बनाया जाता है वो एजेंट ग्राम के मुखिया और लगभग कुछ कुल 10 से 30-50 की संख्या में उसको एक डेमो वोटिंग दिलाया जाता है उसको पेपर में लिखा जाता है बाकायदे चुनाव आयोग के द्वारा दिया जाता है कि आपने डेमो कराया है वहाँ पे उनको साइन कराया जाता है कि वो संतुष्ट है कि नहीं जो इस वोट को डाल रहे हैं वो वहाँ पे गिर रहा है कि नहीं सही वोट पड़ रहा है कि नहीं उसको वहाँ पे लिखा जाता है और उन एजेंटों और उस जनप्रतिनिधियों से साइन कराया जाता है कि आपने इसका ट्रायल किया वो सही है उसके बाद वो संतुष्ट होने के बाद वो उन्हीं के सामने सीलबंद किया जाता है
और वोटिंग प्रक्रिया को चालू किया जाता है। ठीक है? अब अब इससे मतदान का समय है ना? मतदान का जो समय है, होना है, जैसे अभी पहला चरण जो 7 तारीख को होना है, उसमें नक्सल प्रभावित क्षेत्र था, तो कहीं 7 बजे से 3 बजे तक है ना? तो कहीं 8 बजे से इसकी अलग-अलग दिशा गाइडलाइन जारी किया सुरक्षा के हिसाब से। तो हमारे यहाँ जो होगा चुनाव वो सुबह 7 बजे से अभी सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक का जो गाइडलाइन है उसमें दिखा रहा है ना? मतदान कराया जाता है और उसके बाद ईवीएम वीपैट मशीन को पुनः पार्टियों के एजेंटों के सामने, है ना? सामने एवं अन्य जनप्रतिनिधियों के सामने सीलबंद करते हैं और उन्हें सिग्नेचर कराते हैं और उसके बाद एक प्रति एजेंट को देते हैं, है ना? सीलबंद प्रमाण पत्र उसके बाद मतदान दल जिला निर्वाचन अधिकारी जिला मुख्यालय में अपना विधानसभा क्षेत्र क्रमांक मतदान दल रिटर्निंग ऑफिसर को मतदान पेटी जमा करते हैं और वह पेटी स्ट्रांग रूम जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के संरक्षण में, है ना? जेड प्लस सुरक्षा 24 घंटे तक, है ना? 24 घंटे जेड प्लस सुरक्षा 24 घंटे जब तक कि चुनाव की मतदान मत पत्र की काउंटिंग, है ना? न हो जाए और वह स्ट्रांग रूम में लगाए गए अधिकारियों की ड्यूटी के अलावा अन्य किसी भी अधिकारियों एवं राजनीतिक दलों के पार्टियों के सदस्यों की प्रवेश निषेध, है ना? वर्जित रहता है। तो मैं बता दूँ, वहाँ पे जो एजेंट वोट डलवाते हैं वहाँ पे, एक रिटर्निंग ऑफिसर वहाँ के जो पीठासीन अधिकारी होते हैं, वो वहाँ के एजेंट लोगों को बताते हैं कि हमारे यहाँ इतने मतदाताएँ हैं, इतने मतदाता में इतना इतना परसेंट वोटिंग हुआ है, उसमें पुरुष इतना है, महिला इतना है ना? वो एक वहाँ उनको बताया जाता है, उनके सामने सील पैक सारी चीज़ें सील पैक कराया जाता है, उनकी साइन कराई जाती है, सिग्नेचर कराया जाता है उसमें सीलबंद, उसकी एक कॉपी एजेंटों को दिया जाता है, ताकि ये एजेंट बाद में जब मतपत्र की पेटी खुलेगा, तो इनको ये ना लगे कि उसमें हमारा जो मतदान दल था, मतदान केंद्र में इतने वोट पड़े और जब वोटिंग प्रक्रिया खुल रही है, तो उसमें अलग हो, इसलिए कॉपी उनको वेरीफाई करके पीठासीन अधिकारी के द्वारा एजेंटों को दिया जाता है और उसको अब वहाँ से सीलपन उनके सारे सिग्नेचर लिए जाते हैं, सारी चीज़ें सील किया जाता है, उसमें मतलब उनके पास तरह-तरह की चीज़ें दिए जाते हैं, रस्सी, सील, चपड़ा, सारी चीज़ें सील किया जाता है। वहाँ पे सील करने के बाद उनसे साइन कराया जाता है सभी में, साइन कराने के बाद एक कॉपी एजेंटों को दिया जाता है, वहाँ पे एजेंट को देने के बाद फिर वो दल अपना जिला निर्वाचन अधिकारी के पास जाते हैं और वहाँ जो रिटर्निंग ऑफिसर रहता है, वो जिस भी विधानसभा क्षेत्र का जहाँ से ये लोग उठाए रहते हैं, उनको अपनी सारी चीज़ें, एक-एक चीज़ें काउंटिंग के हिसाब से वहाँ जमा करते हैं और उसके बाद वो लोग जमा करने के बाद उनकी जो कार्यकाल होता है, जो चुनाव दल होते हैं, चुनाव कराने उनका जो कार्यकाल होता है वहाँ पे समाप्त हो जाता है। उसके बाद वो जो जेड प्लस सुरक्षा में स्ट्रांग रूम बनाया जाता है वहाँ पे, है ना? लेयर से वहाँ सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं 24 घंटा। जिला निर्वाचन अधिकारी, एसपी वहाँ उनकी मौजूदगी रहती है और उस स्ट्रांग रूम पे निर्देश स्पष्ट शब्दों में चिपकाया रहता है और जब उसके बाद चिपकाने के बाद उसकी सुरक्षा रहता है। वहाँ किसी भी राजनीतिक पार्टी को वहाँ पे नहीं आस-पास नहीं जाने दिया जाता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे ब्लेम भी लग सकते हैं कि वहाँ उनकी बेटी को ऐसे कर दिया गया, खोल दिया गया, इसलिए वहाँ जेड प्लस सुरक्षा रहता है। और उसके बाद चुनाव मतगणना की प्रक्रिया। तो ये हमारे यहाँ जो चुनाव मतगणना है, वो 3 दिसंबर 2023 को है। चुनाव मतगणना जिला मुख्यालय में होगा। विधानसभा क्रमांक अनुसार मतदान दल क्रमांक अनुसार गणना किया जाएगा। तो मैं एक चीज़ बता दूँ, चुनाव मतगणना के लिए अलग से अधिकारी की नियुक्ति किया जाता है जो स्पेशलिस्ट हों, जो प्रशिक्षण प्राप्त हो, तो उनको वहाँ पे ड्यूटी लगाएँ। चुनाव मतगणना स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर एवं चुनाव गणना के लिए नियुक्त किए गए अधिकारीगण के अलावा सुरक्षा व्यवस्था तैनात किया जाता है। वहाँ पे जेड प्लस सुरक्षा वहाँ भी रहता है क्योंकि तरह-तरह की राजनीतिक पार्टियाँ वहाँ जाए रहते हैं, अपने बाजे-गाजे के साथ, उनके समर्थक। तो वहाँ उसके अंदर वो अलग-अलग जब काउंटिंग होती है वहाँ पे विधानसभा वार, है ना? तो ब्लॉक वार, विधानसभा वार तो काउंटिंग होती है वहाँ पे, तो उस जनप्रतिनिधि को वहाँ अंदर जाने दिया जाता है और उसको जाने दिया जाता है। उसके साथ मीडिया कर्मचारीगण भी वहाँ ग्राउंड लेवल पे रिपोर्टिंग करने के लिए वहाँ पे मौजूद होते हैं, ठीक है? अब रहता है कि जीत हासिल करने के बाद पार्टी को सर्टिफ़िकेट दिया जाता है जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा। अब जिस भी पार्टी ने मतगणना होने के बाद संतुष्ट हो गए, अगर संतुष्ट नहीं होते हैं, अगर राजनीतिक पार्टी उसको फिर से दोबारा काउंटिंग करवाना चाहे तो उसकी प्रावधान वहाँ पे किया जाता है, संतुष्ट किया जाता है काउंटिंग करके। और जब काउंटिंग हो जाता है, जब प्रत्याशी जीत घोषित हो जाती है, तो कलेक्टर जिला निर्वाचन जो अधिकारी है ना? कलेक्टर वो उनको एक सर्टिफ़िकेट देते हैं, है ना? कि ये इतने मत से इतना मतलब वो एक एक लिस्ट जारी करते हैं और जो जो जीत जीत हासिल करते हैं उनको लिखा जाता है बाकायदे, है ना? अ अ, अंकों में, शब्दों में कि फलाना प्रत्याशी ने
इतने मत से जीत हासिल दर्ज की, है ना? वहाँ पे उसको दे दिया जाता है वहाँ पे, और प्रिंट मीडिया पे जो चलने लगते हैं। अब छत्तीसगढ़ राज्य में कुल विधानसभा सीट एवं वर्गों का विभाजन। अब हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य में कुल विधानसभा सीट है 90 निर्वाचित है ना? अनारक्षित सीटों की संख्या 51 है। तो छत्तीसगढ़ राज्य के जो विधानसभा है उनमें से अनारक्षित सीटें हैं जहाँ कोई भी चुनाव लड़ सकता है, उसकी उनकी संख्या है 51, है ना? 51। अनुसूचित जनजाति वर्ग के, है ना, सीट है जिसमें 29 सीट है उनका। उसमें सिर्फ अनुसूचित जनजाति के लोग ही उस क्षेत्र में, है ना, फॉर्म भर सकते हैं। वहाँ के निर्वाचन सदस्य विधायक बनने के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये आरक्षित है। अनुसूचित अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 10 सीट, है ना? तो कुल मिला के हमारी कितना हो गया? 90 विधानसभा सीट के लिए 51 सामान्य है ना? अनारक्षित है, और आरक्षित में अनुसूचित जनजाति के 29 है, और अनुसूचित जाति के कितने हैं? 10 हैं। अब मैं बताऊंगा कि राज्य सरकार के गठन एवं शपथ ग्रहण की, है ना, शपथ ग्रहण की प्रक्रिया। तो जीत दर्ज किए गए पार्टियों के 90 विधायकों को, है ना, माननीय राज्यपाल के द्वारा शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन कराकर शपथ ग्रहण कराया जाता है। उनको जितने भी विधायक दल है, 90 विधायक है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी को हो, उनको वहां पे शपथ ग्रहण कराया जाता है। शपथ ग्रहण कराने के बाद क्या होता है वहाँ की, जिस भी पार्टी की सरकार बनती है, जिस भी राजनीतिक पार्टी की संख्या बहुमत ज्यादा होता है, या फिर वो अपने संगठन का उनसे जुड़ के क्या बोलते हैं, अ, सहयोग करके या फिर किसी को लेके समर्थन में सरकार बनाते हैं। तो सरकार बनाने के बाद उसमें हमारे यहाँ जो मंत्रिमंडल का जो प्रावधान है उसमें मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री एवं मंत्रिमंडल की संख्या। तो ज्यादा बहुमत प्राप्त किए गए राजनीतिक पार्टी दल के द्वारा मुख्यमंत्री सहित 13 मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है, और साथ ही विधानसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है ना? साथ ही विपक्ष की राजनीतिक पार्टी जिसकी संख्या ज्यादा हो, उसके एक विधायक को, है ना, विपक्ष का, है ना, नेता प्रतिपक्ष चुना जाता है विपक्ष के द्वारा, कि उस व्यक्ति को, कि ये हमारा दल का नेता प्रतिपक्ष रहेगा, ताकि विधानसभा चुनाव में या फिर अपनी तरफ की बातों को वहां पे वो रख सकता है ना। नेता प्रतिपक्ष चुना जाता है, और उन सभी को छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के द्वारा शपथ ग्रहण दिया जाता है। एक शपथ ग्रहण तो विधायक दल का होता है जो 90 विधानसभा के विधायक हैं, और एक शपथ ग्रहण होता है मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री, है ना, और विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष का होता है। तो छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री एवं विधानसभा अध्यक्ष एवं विपक्ष नेता पद एवं विधायकों का मानदेय। अब हम बात करें मुख्यमंत्री, है ना? कुल अब हम बात करें मुख्यमंत्री कुल मासिक वेतन उसका वर्तमान में कितना है? मुख्यमंत्री जी का 2,50,000 रुपए है। वर्तमान में जो मुख्यमंत्री का एक मासिक वेतन होता है, कुल मासिक वेतन है 2,50,000 रुपए है। और अभी इसके पूर्व में जो था 1,35,000, जिसमें 50,000 का वेतन था, 80,000 का भत्ता था, और डीए जो था इनका रोजाना, है ना, रोजाना डीए 2,500 रुपए का था, है ना, नोट। वर्तमान में 70,000 रुपए का इजाफा हुआ है वेतन भत्ते में मुख्यमंत्री जी का, है ना, जो पिछले विधानसभा में कांग्रेस सरकार में इसको मंत्रिमंडल को बढ़ाया गया था, मतलब उनकी मानदेय को बढ़ाया गया था। चलिए, मंत्री मंत्री कुल मासिक वेतन, मंत्री का कुल मासिक, जो कैबिनेट मंत्री होते हैं हमारे, उनकी कुल मासिक वेतन कितनी होती है? 1,90,000। उनकी एक कैबिनेट मंत्री की मासिक वेतन कितनी होती है? 1,90,000। पूर्व में इनको क्या था? 1,30,000 प्रति माह। पूर्व में क्या मिलता था? 1,30,000 प्रति माह, जिसमें वेतन था उनका 45,000, भत्ता था उसमें 70,000, और डीए रोजाना होता था 2,500, है ना। तो वर्तमान में 60,000 रुपए का इजाफा हुआ है वेतन एवं भत्ते में। किसका? मंत्री का। विधानसभा अध्यक्ष कुल मासिक वेतन 1,95,000 रुपए। विधानसभा अध्यक्ष जो रहते हैं, है ना, कुल मासिक वेतन होता है उनका 1,95,000 रुपए। पूर्व में 32,000 वेतन, है ना। पूर्व में 32,000 वेतन, है ना, 70,000 भत्ता, 3,000 डीए प्रत्येक दिवस रोजाना, है ना, ये डीए मिलता था। अब विधानसभा उपाध्यक्ष का कुल मासिक वेतन उनका है 1,80,000 रुपए। पूर्व में इनको 28,000 वेतन, 68,000 रुपए निर्वाचन क्षेत्र भत्ता, और 28,000 रुपए डीए रोजाना मिलता था। नेता प्रतिपक्ष का जो है वेतन है वर्तमान में है 1,90,000 रुपए मासिक वेतन है, और जिसमें से 30,000 वेतन है, 70,000 निर्वाचन भत्ता है, और 3,000 दैनिक रोजाना भत्ता है इसमें। ठीक है। अब विधायक का है 1,60,000 रुपए मासिक वेतन। विधायक का है विधायक का है 1,60,000 रुपए मासिक वेतन, जिसमें 20,000 वेतन, 55,000 निर्वाचन भत्ता, 10,000 टेलीफोन भत्ता, 2,000 दैनिक भत्ता, और 15,000 चिकित्सा भत्ता, है ना। नोट पूर्व में 95,000 प्रति माह मिलता था। ठीक है। तो ये सब चीजें मैं जब सारी जानकारी मैं अभी आपको जो बता रहा हूँ, ये सारी जानकारी मैंने
इलेक्शन छत्तीसगढ़ इलेक्शन कमीशन और राज्य चुनाव आयोग केंद्रीय चुनाव आयोग के वेबसाइट से मैंने निकाला है और उसको निकालने के बाद मैंने इसको नोट नोट डाउन किया है और उसके बाद मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। और इसमें जो भी त्रुटि होगा तो उसको डिनाई कीजिएगा। और इसी के साथ आप सभी को आप सभी दर्शकों को मेरा फिर से नमस्कार और शुक्रिया।